निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। स्वागत है दोस्तों प्रणब जी की क्लास में। नया वीक स्टार्ट हो चुका है और हम आपके लिए लेके आए हैं लास्ट वीक के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जिसमें हम कवर करेंगे 26 जून से 1 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। हाल ही में पंजाब का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Chief Secretary of Punjab? तो इसका सही आंसर है अनुराग वर्मा। ठीक है दोस्तों वी के जंजुआ के स्थान पर अनुराग वर्मा को पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुराग वर्मा 1993 बैच के IAS अधिकारी है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पंजाब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। करंट जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित और जो मुख्यमंत्री है वो है भगवत मान। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा पंजाब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे UNOOSA का प्रमुख नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the head of UNOOSA? दोस्तों इसका सही आंसर है आरती होला मैनी। ठीक है दोस्तों UNOOSA इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द आउटर स्पेस अफेयर्स। ये ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में आरती होलमैनी को सिमोनेटा डी पिपो के स्थान पर UNOOSA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय एक ऐसा कार्यालय है जो बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, UNOOSA इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला कबड्डी लीग यानी WKL का खिताब किसने जीता? Who won the first women's कबड्डी लीग WKL टाइटल? तो इसका सही आंसर है उमा कोलकाता। दोस्तों WKL इसका फुल फॉर्म होता है वुमेन्स कबड्डी लीग। उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराकर पहला WKL का खिताब जीता। पहला जो WKL था इसका आयोजन दुबई में 12 जून से 27 जून तक आयोजित किया गया था। पहली महिला कबड्डी लीग में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। ठीक है दोस्तों, जो ये WKL का आयोजन है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों से कबड्डी खिलाड़ियों के विकास पर जोर देना। ठीक है दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन कन्विक्शन इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध में लिप्त अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन कन्विक्शन जो है, जो जघन्य अपराध किए हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत निम्नलिखित अपराधों के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी की जाएगी और उन्हें कम से कम समय में सजा दिलाई जाएगी। ऐसे कौन कौन से जघन्य अपराध हैं? जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार, धर्म परिवर्तन वो भी फोर्सफुली, गौहत्या और लूट। ठीक है दोस्तों, ये है कुछ जघन्य अपराध जिनको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां विशेष ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? The 16th स्पेशल ओलंपिक was held in which country? ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक नहीं स्पेशल ओलंपिक है ये। तो इसका आयोजन जर्मनी बर्लिन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल 17 जून से 25 जून तक बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है। दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें कुल 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 202 पदक जीते हैं। जो ये विशेष ओलंपिक विश्व खेल है इसका जो फाउंडेशन है, इनकी स्थापना जो है वो 1968 में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1968 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का आयोजन हुआ था। यह खेल विशेष रूप से बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए आयोजित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होते हैं जिन बच्चों में या फिर जिन एडल्ट्स में, तो उन डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग होते हैं उनके लिए यह स्पेशल ओलंपिक्स आयोजित किया जाता है। जो संगठन है इसका उद्देश्य क्या होता है? बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अपनी शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना, बहादुरी प्रदर्शित करना और खुशी का अनुभव करना और प्रतिभा और कौशल के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, ये उनका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? In which state the Hemis Monastery Festival held recently? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। दोस्तों, 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल, जिसे हेमिस सेस्कू के नाम से जाना जाता है, वो लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। हेमिस मठ महोत्सव क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यह महोत्सव भारतीय बौद्ध संत गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। यह पर्व हेमिस नामक बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है। यह ध्यान रखें, कहां आयोजित किया जाता है? हेमिस नामक बौद्ध मठ में इसका आयोजन होता है। बौद्ध भिक्षु इस मौके पर मुखौटे लगाकर पारंपरिक नृत्य करते हैं। तो लद्दाख के फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ और अन्य फेस्टिवल्स को भी देख लेते हैं। तो अन्य फेस्टिवल है लोसर महोत्सव, साकादवा महोत्सव, दोसमोचे महोत्सव, मांगो नारंग और फियांग और थिक्से। ये अन्य फेस्टिवल्स हैं जो लद्दाख में मनाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? अभी रिसेंटली बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है इंडिया के नजरिए से। तो दोस्तों, अभी फिलहाल विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कौन सा है? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गया है। अमेरिका फर्स्ट पे है, तो सेकंड पे इंडिया है, जो चीन को हराकर सेकंड पे आया है। वर्तमान में भारत सड़क नेटवर्क लगभग 1,45,240 किलोमीटर्स की है। दोस्तों, NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मतलब जितने भी रोड कंस्ट्रक्शंस होते हैं इन पे इनका गवर्न करती है प्रोजेक्ट्स को। दोस्तों, NHAI मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंध करना है। ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना 1988 में किया था और जो इसके करंट चेयरमैन है वो है श्री संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक यानी किताब द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक ऑफ द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाय हूम? तो इसका सही आंसर है रूपा पाई। दोस्तों, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक रूपा पाई द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक योग पर पतंजलि के 2000 साल पुराने ग्रंथ के रहस्यों को उजागर करने पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उन्होंने बुक पे उतारा है। तो इस बुक का उद्देश्य क्या है? योग के अभ्यास से बच्चों को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए उनकी दिमागी शक्ति का उपयोग करने में उनकी मदद करना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही नोबल आइडिया को लेके ये बुक को लिखा गया है। जो अन्य पुस्तक है जो हाल ही में लॉन्च हुई है उनको भी देख लेते हैं। तो एक बुक है गांधी, सियासत और संप्रदाय, लिखा है पीयूष बाबेले ने। आत्मकथा क्रॉसकोड, जो कि लिखा है जयदीप मुखर्जी ने। अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, लिखा है अनुराग बेहर ने। रिफ्लेक्शन, श्री नारायणन वाकुल ने लिखा है। द गोल्डन ईयर्स, लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो ये कुछ बुक्स है, फेमस बुक्स है जो रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? When is the Statistics Day celebrated? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 29 जून। दोस्तों, प्रोफेसर स्वर्गीय प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन में उल्लेखनीय कार्य का जश्न मनाने के लिए उनके जन्मदिन 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सांख्यिकी दिवस 2023 विषय क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरक्षण, ये इसका मोटो है। ठीक है दोस्तों, 2023 का इस दिन का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। कैसे सांख्यिकी का यूज करके सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो प्रोफेसर स्वर्गीय महालनोबिस के काम से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? द रिसेंटली डिस्कस सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44। दोस्तों यूसीजी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ध्यान रखिएगा इनको। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने यूसीजी पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान नागरिकों के समान अधिकारों की बात करता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। यह ध्यान दीजिएगा, कौन से भाग? 4 भाग के अनुच्छेद नंबर 44 में इसका उल्लेख है। यूसीजी का मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, यानी हर धर्म जाति लिंग के लिए एक जैसा कानून। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया? ठीक है दोस्तों, which states अमरोहा ढोलक was recently given the GI tag? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों अमरोहा ढोलक एक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि प्राकृतिक लकड़ी से बनता है। इस ढोलक को बनाने के लिए आम, कटहल और सागवान की लकड़ी का उपयोग प्राथमिक तौर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पिछले दिनों सरकार ने ढोलक को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भी चुना और अमरोही ढोलक की थाप को एक नई पहचान देने का काम स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 2019 में द आर्टिजन वेलफेयर सोसाइटी और जिला उद्योग केंद्र अमरोहा ने अमरोहा की ढोलक के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। दोस्तों अमरोहा की ढोलक प्रदेश का पहला ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में यूपी के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, इसमें शामिल है दोस्तों। इसके अलावा रिसेंटली यूपी में 7 और चीजों को जीआई टैग दिया गया है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। अभी पढ़ा हम लोग ने अमरोहा की ढोलक, उसके अलावा है महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकशी, संभल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हैंडपैड पेपर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ जीआई टैग है जिनको रिसेंटली मिला है उत्तर प्रदेश को। ये साल यूपी के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, यानी राज्य के कुल 52 उत्पादों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस साल 18 चीजों को जीआई टैग मिला है यूपी के लिए, और टोटल जो यूपी का जीआई टैग का काउंट है वो है 52। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम प्रणाम स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? इसका आंसर है दोस्तों एग्रीकल्चर यानी कृषि। दोस्तों हाल ही में कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी है। तो पीएम प्रणाम इसका फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये फुल फॉर्म्स को इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि इस चीज का फुल फॉर्म बताए, इस चीज का फुल फॉर्म बताए, तो फुल फॉर्म्स को आपको याद रखिएगा। यह कृषि प्रबंधन के लिए एक वैकल्पिक पोषक तत्व संवर्धन योजना है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-2024 में की थी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 2023-24 के बजट में इसको पारित किया गया था, और उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण। ठीक है दोस्तों ये पीएम प्रणाम योजना क्या है? पीएम प्रणाम योजना भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को ये कवर कर रहे हैं
कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका कम से कम यूज करे, ताकि फार्मर्स जिसका कि हेल्थ पे भी इस कम इफेक्ट और सॉइल पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। रसायनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि हरित विकास को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असहयोग, अहिंसक रणनीति और विरोध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंस स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट हैज बीन रिटन बाय होम? तो इसका सही आंसर है डेविड हार्डिमान। ठीक है दोस्तों, भारत में असहयोग, अहिंसक रणनीति और विरोध पुस्तक इतिहासकार डेविड हार्डिमैन द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों डेविड हार्डिमैन कौन है? एक इतिहासकार है, ये ध्यान रखिएगा। पुस्तक में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का विस्तृत वर्णन है। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रारंभ 5 सितंबर 1920 में हुआ था और ऑब्वियसली इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो कब हुआ था? 5 सितंबर 1920। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एमसीसी का विश्व क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया? Which Indian women's cricketer has recently been included in the World Cricket Committee of MCC यानी मैरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब? तो इसका सही आंसर है झूलन गोस्वामी। दोस्तों एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मैरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब और डब्ल्यूसीसी का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। अगेन फुल फॉर्म से इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। दोस्तों एमसीसी ने निम्नलिखित क्रिकेटरों को जोड़ा है। कौन कौन है वो? अभी हम लोग ने पढ़ा भारत के पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी को, फिर इंग्लैंड की महिला विश्व कप विजेता कप्तान हीथर नाइट को, और इंग्लैंड की पुरुष टीम के विश्व कप विजेता और पूर्व कप्तान यॉन मॉर्गन को। ठीक है दोस्तों, झूलन गोस्वामी भारतीय महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर है जिन्होंने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने आखिरी वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला था। इस वर्ष उन्हें एमसीसी के मानव आजीवन सदस्य से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऑनरेरी लाइफ मेंबर ऑफ एमसीसी। अभी फिलहाल एमसीसी के अध्यक्ष कौन है? माइक गेटिंग। ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष माइक गेटिंग है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the special director of CBI? तो इसका सही आंसर है अजय भटनागर। ठीक है दोस्तों अजय भटनागर एक आईपीएस अधिकारी है, इनको सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। अगर इन फुल फॉर्म से दोस्तों इनको याद रखिएगा। अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अजय भटनागर की नियुक्ति नवंबर 2024 तक के लिए की गई है। सीबीआई भारत सरकार का प्रमुख जांच एजेंसी है। दोस्तों सीबीआई की स्थापना आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच के लिए की गई है। यह ध्यान रखिएगा सीबीआई की जो स्थापना है वो किस लिए की गई थी। अभी फिलहाल किस मंत्रालय के अधीन है अंडर द मिनिस्ट्री? वो है कार्मिक मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1963 में हुआ था और करंट डायरेक्टर है प्रवीण सूद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? Who has been awarded the points of light award by the British government? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र सिंह थाट। दोस्तों ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक राजेंद्र सिंह धात को पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 101 साल के राजेंद्र सिंह धाट ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो राजेंद्र सिंह धाट 101 साल के हैं और उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था, इसीलिए उनको पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड दिया गया। वह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक है। ठीक है दोस्तों, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जीवित अंतिम सिख हैं। अभी
दोस्तों पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड क्या है? यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपने कामों से समाज को बदलाव लाते हैं और उनकी सेवाओं ने लोगों को प्रेरित किया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? Which university has topped the QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी QS के बारे में पढ़ा। QS क्या है? क्वैक्वेरेली साइमंड्स, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है। यूएसए की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 12वें साल रैंकिंग में शीर्ष पर रही। ठीक है दोस्तों, सेकंड पे कौन है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और थर्ड पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इनको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे MIT, सेकंड पे कैम्ब्रिज और थर्ड पे ऑक्सफोर्ड। तो इसमें भारत में से कोई है क्या? तो IIT मुंबई इस रैंकिंग में 149 स्थान पर है। IIT बॉम्बे 150 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। IIT दिल्ली को 197 प्लेस मिला, IISc बेंगलोर को 225 प्लेस मिला। और रैंकिंग 3 नए मैट्रिक्स पर आधारित किए हैं। वो मैट्रिक्स कौन कौन से हैं? स्थिरता, रोजगार रिजल्ट और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क। तो इनके बेसिस पे ये, इन मैट्रिक्स के बेसिस पे ये लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इसका सही आंसर है 67। दोस्तों इसमें WEF, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ETI यानी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स। अगेन ये फुल फॉर्म है। आज बहुत सारे फुल फॉर्म्स को हम लोग ने कवर किया, इन सभी फुल फॉर्म्स को याद रखिएगा दोस्तों। WEF द्वारा जारी ऊर्जा ट्रांसमिशन सूचकांक में भारत का 67th प्लेस रहा। 2021 में भारत का स्थान था 87, तो इंप्रूवमेंट है काफी। दोस्तों फॉस्टरिंग इन इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 वार्षिक वाली रिपोर्ट के अनुसार एकमात्र भारत और सिंगापुर ही ऐसा अर्थव्यवस्था है जो सुधार दिखा रही है। ठीक है दोस्तों, तो किस बेसिस पे ये सुधार दिखा रही है? एक तो है स्थिरता को आगे बढ़ाना यानी एडवांस स्टेबिलिटी, फिर ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, और संतुलित तरीके से इक्विटी यानी इक्विटी इन बैलेंस्ड मैनर। ठीक है दोस्तों। WEF द्वारा जारी ETI में कुल 120 देशों को शामिल किया गया था और सूचकांक के अनुसार पहले स्थान पर रहा स्वीडन, दूसरे पर डेनमार्क और थर्ड पे नॉर्वे। ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस किसको मिला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये क्या है? इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1971। ये जो डेट्स है दोस्तों, यानी डेट होता है, कोई सन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट्स बहुत पूछते हैं ये एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या किया गया है? व्हाट हैज बीन चेंज्ड टू औरंगजेब लेन इन दिल्ली? तो इसका सही आंसर है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों मध्य दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली में स्थित कुछ अन्य स्थानों के नाम बदले गए हैं। तो ये जो औरंगजेब लेन का नाम बदला है, इसके अलावा दिल्ली में और भी कुछ नाम बदले गए हैं रिसेंटली। वो कौन कौन से हैं? मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, इसका नाम कर दिया है अमृत उद्यान। फिर राजपथ का नाम कर दिया है कर्तव्य पथ। फिर प्रवासी भारतीय भवन का नाम कर दिया है सुषमा स्वराज भवन। और फिरोज शाह कोतला स्टेडियम का नाम कर दिया है अरुण जेटली स्टेडियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम चेंजेस हैं दिल्ली में, तो इसको आप लोग बिल्कुल तरीके से याद कीजिएगा और ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूहा ओलियांग को UNDP का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? जू हाओलियांग has been appointed as deputy head of UNDP. He belongs to which country? तो इसका सही आंसर है चाइना। दोस्तों UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने UNDP के नए अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चीन के जू हाओलियांग की नियुक्ति की घोषणा की है।
जो हाओयंग इस भूमिका में भारत की उषा राव मोनारे की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी ये क्या है? इसका गठन 22 नवंबर 1965 में हुआ था। इस डेट को याद रखेगा। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द बलिदान स्तंभ? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह देश का अपनी तरह का एक पहला युद्ध स्मारक है जिसे 2009 में 130 मिलियन रुपए की लागत से बनाया गया था। यह एक सैनिक की बंदूक के आकार में 60 मीटर ऊंचा है। यह स्मारक 52 स्तंभ पर 4,877 शहीद और जम्मू कश्मीर उग्रवाद में मारे गए 15,000 कर्मियों का सम्मान करता है। इसमें 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध और 1990 के बाद से आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल है। इसके आधार पर एक शाश्वत लॉ है और परिधि के आधे हिस्से पर परमवीर चक्र और अशोक चक्र पुरस्कार विजेताओं का भी भित्ति चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ शुरू हुआ? वेयर वॉज द फर्स्ट स्किन बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। तो दोस्तों यह एक ऐसी सुविधा है जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा को दान किया जा सकता है और भविष्य के लिए उसे संग्रहित किया जा सकता है। यह जलने की चोटों, त्वचा संक्रमण, त्वचा कैंसर, त्वचा अल्सर और बड़े घाव वाले रोगियों को त्वचा ग्राफ्ट प्रदान करके मदद कर सकता है। यह ऐसे रोगियों के लिए मृत्यु दर, संक्रमण, दर्द और उपचार की लागत को कम कर सकता है और उनके उपचार परिणामों में सुधार कर सकता है। तो दोस्तों ये जो त्वचा बैंकिंग प्रक्रिया है उसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उचित संरचना, उपकरण, प्रयोगशालाओं और प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो स्किन होते हैं ये 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 5 सालों तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the chairperson of the BRICS CCI Women Vertical? तो इसका सही आंसर है रूबी सिन्हा। तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स सीसीआई है वो ब्रिक्स और अन्य मित्र देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य, उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। यह भौगोलिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, पहल और नीतियों पर मुख्य ध्यान देने के साथ बनाया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और उद्योगकारी क्षेत्रों में महिला उद्यमियों और पेशेवरों के लिए सक्षम समर्थन प्रणाली बनाना है। और दोस्तों यह अपने सदस्यों के बीच बिजनेस नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए नियमित कार्यक्रमों, प्लेटफॉर्मों और अन्य प्रकार की बातचीत का आयोजन भी करता है। यह महिला पेशेवरों के लिए सलाह और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स सीसीआई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहले प्रोफेसर कोटपल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who was honored with the first प्रोफेसर कोटपल्ली जयशंकर अवार्ड? तो इसका सही आंसर है आचार्य एन गोपी। दोस्तों इस अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह भारत राष्ट्र समिति से संबद्ध एक संस्कृत संगठन भारत जागृति द्वारा स्थापित एक साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम प्रोफेसर कोटपल्ली जयशंकर के नाम पर रखा गया है जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता और तेलंगाना आंदोलन के विचारक हैं। इसका उद्देश्य निपुण साहित्यिक हस्तियों का सम्मान करना है जो साहित्य में उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? Who became the first male footballer to play 200 matches in international football? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जान लेते हैं। वह एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर है जो अभी करंटली अल नासर टीम से खेलते हैं और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम से खेलते हैं। उन्हें व्यापक रूप से सभी समय के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 5 बैलन डॉर पुरस्कार और 4 यूरोपीय गोल्डन शूज अवार्ड जीते हैं। उनके पास चैंपियंस लीग में सबसे अधिक गोल 140 और असिस्ट 42 है। यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे अधिक गोल 14 और सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल 123 के रिकॉर्ड्स हैं। तो ये रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी? Who has written its first book titled The Power of Facebook Marketing? तो इसका सही आंसर है अमित कुमार झा। तो दोस्तों जो फेसबुक मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग व्यवसायों को ब्रांड जागरूक बनाने, ऑनलाइन अनुसरण बढ़ाने, लीड इकट्ठा करने और अत्यधिक उत्पादों या सेवाओं को बेचने में मदद करता है। तो ये होता है फेसबुक मार्केटिंग, मतलब कुछ एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, फेसबुक मार्केटिंग में बिक्री को आसमान छूने और संभावित ग्राहकों तक पहुंचाकर ब्रांड जागरूकता बढ़ाने की शक्ति है, जो पहले से ही फेसबुक पर अपने जैसे व्यवसायों को तलाश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज को लिखा है? Who has written his new book Symphony to Jazz? तो इसका सही आंसर है अंकित खेमका। ठीक है दोस्तों, यह अंकित खेमका द्वारा लिखित एक बिजनेस गाइड है। वह सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास और सेवाओं में 18 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक प्रौद्योगिकी और प्रबंधक पेशेवर भी है। वह जैज संगीत की गतिशील और संयोगात्मक प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए व्यापार जगत में रचनात्मक टीम वर्क और नवीनता की शक्ति को पता लगाता है। तो जैज म्यूजिक से बहुत इंस्पायर्ड है और उन्हीं इंस्पिरेशन का यूज करते हुए वो बिजनेस वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री वॉज इनॉग्रेटेड? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तो दोस्तों हैदराबाद स्थित रेलवे उत्पाद कंपनी मेधा सर्वे ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद तेलंगाना के पास कोंडाकल गांव में एक सुविधा का निर्माण किया है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच कारखानों में से है, जिनमें 805 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और प्रति वर्ष 500 कोच और 50 लोकोमोटिव का उत्पादन क्षमता रखता है। यह कोच ट्रेन सेट, लोकोमोटिव, मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल और वैगन सहित विभिन्न प्रकार की रेलवे रोलिंग स्टॉक का निर्माण कर सकता है। यह स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टैंडलर रेल के साथ एक संयुक्त उद्यम है और भारतीय बाजार के साथ साथ एशिया प्रशांत क्षेत्रों में निर्यात से निविदाओं को पूरा करेगा। इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 23 जून 2023 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार राज्य के लिए रेल कोच फैक्ट्री के वादे को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 2014 में उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ये जो कोच फैक्ट्री है उसको स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गया है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग released by Morning Consult Political Intelligence, who has become the most popular leader in the world? उससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के फील्ड में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। तो इसका सही आंसर भी नरेंद्र मोदी जी ही है, जो कि यूएस में गए हुए हैं अभी फिलहाल। तो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जो विश्व में नेताओं और सरकारों की अनुमोदन रेटिंग को मापती है। रिपोर्ट इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि वो वैश्विक स्तर पर जनता द्वारा नेताओं और सरकारों को कैसे माना जाता है। यह विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे कि नौकरी का प्रदर्शन, विश्वसनीयता, प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में प्रभावशीलता।
रेटिंग में कई देशों में किए गए व्यापक सर्वेक्षणों पर आधारित है, जिसमें हजारों व्यक्तियों की राय ली गई है। वैश्विक अनुमोदन रेटिंग नेताओं और सरकारों की अंतर्राष्ट्रीय धारणा का आकलन करने और वैश्विक जनमत में रुझानों को समझने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन है, किस फसल में जोहा नाम एक किस्म है जिस पर हाल ही में चर्चा की गई थी? Which crop has a variety called जोहा that was recently discussed? तो दोस्तों ये एक चावल होता है यानी राइस। ठीक है दोस्तों, चावल में जोहा नाम का एक किस्म है जिसे हाल ही में चर्चा की गई थी। जोहा एक छोटा अनाज शीतकालीन धान है जो अपने विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए पहचाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में ये उगाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST द्वारा किए गए शोध के अनुसार यह चावल मधुमेह से बचने में मदद कर सकता है। अध्ययन में पाया गया कि जोहा चावल में 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि लिनोलिक एसिड जिसको कि ओमेगा 6 कहा जाता है और लिनोलेनिक एसिड जो कि ओमेगा 3 कहा जाता है, ये दोनों शारीरिक स्थितियों में रखरखाव में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर सहित कई बीमारियों को ओमेगा 3 फैटी एसिड द्वारा रोका जा सकता है। असम के जोहा चावल को 2017 में GI टैग दिया गया था। तो दोस्तों असम के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम का कैपिटल है दिसपुर। असम का करंट गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और करंट चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषों की जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? Who has been recently won the men's junior hockey national championship? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राउरकेला में 13वीं जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष के फाइनल मैच में चंडीगढ़ को 4-2 से हराकर जीत हासिल की। ओडिशा को हराने के बाद हरियाणा प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन होता क्या है? यह एक हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित एक हॉकी टूर्नामेंट है। दोस्तों हॉकी इंडिया क्या है? दोस्तों हॉकी इंडिया भारत में हॉकी को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गूगल ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा? इन विच स्टेट विल गूगल एस्टैब्लिश अ ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशंस सेंटर? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। तो दोस्तों गूगल एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह गुजरात में अपने वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र स्थापित करेगा। केंद्र गिफ्ट सिटी में होगा जो वित्त और प्रौद्योगिकी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इसकी घोषणा की थी। इस बैठक के बाद सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल भारत के डिजिटाइजेशन फंड में 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। तो दोस्तों गूगल का एस्टैब्लिशमेंट 1998 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक को अपने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 मिला है? Which author just received the Sahitya Academy's Youth Award 2023 for his हिंदी नोवेल चांदपुर की चंदा? तो इसका सही आंसर है अतुल कुमार राय। तो दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है। अतुल कुमार राय को हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा को यूथ प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के बाल्य साहित्य पुरस्कार के 22 विजेता और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की घोषणा की है। तो दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार क्या है? दोस्तों यह सबसे पहले तो हिंदी उपन्यास में चांदपुर की चंदा अतुल कुमार राय द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अंग्रेजी में किसको अवार्ड मिला? ये लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास बाय अनिरुद्ध कनिसेट्टी। ठीक है दोस्तों, इनको ये अवार्ड मिला अंग्रेजी पुस्तक के लिए। अन्य किसको मिला? तौसीफ बरेलवी को उर्दू भाषा के लिए मिला, देवीलाल महिया को राजस्थानी भाषा के लिए मिला, नैना अधिकारी को नेपाली भाषा के लिए मिला, निघाट नासरीन को कश्मीरी आदि
पुरस्कारों से नवाजा गया। ठीक है दोस्तों। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार का एस्टैब्लिशमेंट 2011 में हुआ था। युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए 35 वर्ष की कम आयु के युवा लड़कों को युवा पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका जो पुरस्कार राशि है वो है 50,000 रुपए। दूसरा है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। तो इसमें हिंदी पुस्तक के कोटुक ऐप जिनको लिखा सूर्यनाथ सिंह ने, अंग्रेजी में पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज जिनको लिखा सुधा मूर्ति ने, इनको यह अवार्ड दिया गया। और दूसरी भाषा में किरण बादल राजस्थानी भाषा के लिए, ढोलन राही सिंधी भाषा के लिए, प्रतिमा नंदी नारजारी बोडो भाषा के लिए, रक्षा बहन प्रहलादरो दवे गुजराती भाषा के लिए, इनको ये अवार्ड दिया गया। दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार का एस्टैब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। यह पुरस्कार 9 से 16 वर्ष की आयु के युवकों के लिए लिखी गई पुस्तक को दिया जाता है। तो इसका भी पुरस्कार राशि 50,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस की, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव उद्घाटन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर विल बी द इनॉग्रल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। तो दोस्तों फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया पूर्वी क्षेत्र के सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से कोलकाता में पहला अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, महोत्सव में भारतीय फुटबॉल से जुड़ी 3 फिल्में और लोकप्रिय क्रिकेट फिल्म 83 दिखाई जा रही है। वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, करंट गवर्नर है सीवी आनंद बोस और करंट चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन डिप्लोमेसी सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर है जून 24। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे में और इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन डिप्लोमेसी में, ये 2 अलग अलग डेट्स है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वुमेन्स डे इन डिप्लोमेसी जो कि 24 जून को मनाया जाता है, आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। 2023 का थीम है बाधाओं को तोड़ना, भविष्य को आकार देना, सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं। ठीक है दोस्तों, यह दिन कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मानित करना और पहचानने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के ट्रकों में एसी अनिवार्य करने की घोषणा की है? फ्रॉम विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक एसी मैंडेटरी इन ऑल टाइप ऑफ ट्रक्स? तो इसका सही आंसर है सन 2025 से। दोस्तों 2025 से सभी तरह के ट्रकों में एसी केबिन अनिवार्य हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की है। सरकार ने देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत में कटौती करने और लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निर्णय लिया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके या कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फर्म ओशन गेट एक्सपेडिशन है? विच कंट्रीज फर्म इज ओशन गेट एक्सपेडिशन? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों अमेरिकी बिजनेस ओशन गेट एक्सपेडिशन द्वारा विकसित टाइटन पनडुब्बी के तत्काल विस्फोट ने हाल में ही 5 लोगों को मार डाला। तो ये यात्री टाइटैनिक के मलबे देखने गए हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये अभी करंट पे बहुत न्यूज में रहा है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा की गई आर्टेमिस समझौता कब स्थापित किया गया? When was the recently discussed Artemis agreement established? तो इसका सही आंसर है 2020 में। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने आर्टेमिस समझौता में शामिल होने का फैसला किया है। नासा और इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए संयुक्त मिशन की योजना बनाई है। इसका लॉन्च डेट है 2024 में। इसका लक्ष्य है वैज्ञानिक सहयोग और अन्वेषण को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये आर्टेमिस एग्रीमेंट क्या होता है?
यह समझौता 2020 में अमेरिका और 7 साझेदार देशों द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए एक नियमों का सेट है। यह बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 OST पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका आर्टेमिस समझौते का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? Which university top Times Higher Education's Asia University Rankings 2023? तो इसका सही आंसर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना में है। तो दोस्तों, चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 75 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। तो टॉप के 3 यूनिवर्सिटीज कौन है एशिया के? सबसे पहला टॉप पे है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का, पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पे है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर। तो इसमें भारतीय यूनिवर्सिटीज के क्या स्थान रहे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 48th प्लेस पर रहा, और JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 68th पोजीशन पर रहा। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सीमावर्ती गांवों का नाम रखने का फैसला किया है? Which state government has decided to name border villages after freedom fighters? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है त्रिपुरा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ सुन के ही दिल में खुशी का एहसास होता है दोस्तों कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे अब सीमावर्ती गांव का नाम रखा जाएगा। तो दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 75 सीमावर्ती गांवों का नाम बदलकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का फैसला किया है। 75 सीमावर्ती गांवों का नाम बदलने की परियोजना आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको शुरू किया जाएगा। आप लोग को अगर पता है आजादी का अमृत महोत्सव क्या है तो 1-2 पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। तो दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के करंट गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और चीफ मिनिस्टर है माणिक साहा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded Egypt's highest honor, Order of the Nile? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में मोदी जी बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, न्यूज में रहे हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्डर ऑफ द नील। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय कौन है जिनको इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, पिछले 9 सालों में पीएम मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। मिस्र का राज्य पुरस्कार इस तरह का 13वां सर्वोच्च राज्य सम्मान है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीएम मोदी को पिछले 9 सालों में कई सारे पुरस्कार मिले हैं। तो दोस्तों, इनमें से कुछ पुरस्कार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पपुआ न्यू गिनी के तरफ से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो पुरस्कार रिसेंटली पीएम मोदी को मिला है। फिजी की तरफ से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये अवार्ड मोदी जी को मिला हुआ है। भूटान के तरफ से द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये मिला हुआ है। और अमेरिका की तरफ से लीजन ऑफ मेरिट, ये पुरस्कार हमारे मोदी जी को मिला हुआ है रिसेंटली। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट से आप लोग को ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट 2023 में किसे प्रथम स्थान दिया गया? Who has been ranked
फर्स्ट इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिलिकॉन वैली, जो कि यूएसए में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों GSER इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। GSER 2023 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली सूची में सबसे ऊपर रहा। दूसरा स्थान न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया। ये सेकंड भी संयुक्त राज्य अमेरिका से है, सिटी है न्यूयॉर्क। जो तीसरा है वो है लंदन, जो यूनाइटेड किंगडम में है। तो इनको तीसरा स्थान हासिल हुआ। तो दोस्तों सूची में कुछ भारतीय शहरें भी शामिल थे, जिनमें से बेंगलुरु 20 पोजीशन पे रहा, दिल्ली 24 पोजीशन पे रहा और मुंबई 31st पोजीशन पे रहा। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट होता क्या है? तो यह रिपोर्ट दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जारीकर्ता यानी इश्यूअर कौन है? स्टार्टअप जीनोम। तो दोस्तों यह रिपोर्ट निम्नलिखित के आधार पर जारी की गई है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौन कौन से वो पॉइंट्स? निधिकरण यानी फंडिंग, किस तरह का फंडिंग मिलता है उस सिटी को, बाजार तक पहुंच, कनेक्टिविटी, प्रतिभा और अनुभव और ज्ञान। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडिया's रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023? दोस्तों इसका सही आंसर है 40। तो दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत 40 स्थान पर रहा, लेकिन 2022 में वो 37 स्थान पर थे। ये 2022 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सरकारी दक्षता में प्रगति की है, लेकिन व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रदर्शन में पिछड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो 2023 में 40 और 2022 में 37 प्लेस पर था। तो देश के स्कोर में योगदान देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो कौन से वो कारक है जो कि देश को ये पॉइंट्स देते हैं? तो सबसे पहला विनिमय दर स्थिरता में प्रगति यानी प्रोग्रेस इन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मुआवजे का स्तर कॉम्पेंसेशन लेवल और प्रदूषण नियंत्रण, किस तरीके से वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में कुल 67 देश शामिल थे। ठीक है दोस्तों। तो इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 देश कौन से हैं? सबसे टॉप पे रहा डेनमार्क, सेकंड पे रहा आयरलैंड, थर्ड पे रहा स्विट्जरलैंड। तो चूंकि 64 देश थे, तो 64th यानी लास्ट प्लेस पे कौन रहा? वेनेजुएला। दोस्तों ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों इसका प्रकाशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है और इसका प्रथम प्रकाशन 1989 में किया था। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण करती है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? Which Indian player दीक्षा डागर who was in news recently is related to which sport? तो इसका सही आंसर है गोल्फ। दोस्तों गोल्फर दीक्षा डागर हरियाणा के इज्जर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना दूसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब जीता। ध्यान रखिएगा कौन सा खिताब? लेडीज यूरोपीय टूर। थाई खिलाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फ्रांस के सेलिन हार्वी तीसरे स्थान पर रहे। दीक्षा ने डिफलिम्पिक्स में 2 पदक जीते। डिफलिम्पिक्स का मतलब होता है बधिराओं के लिए ओलंपिक, यानी जो सुन नहीं सकते उनके लिए ओलंपिक आयोजन किया जाता है। उन्होंने 2017 में रजत पदक जीते और 2021 में स्वर्ण पदक जीते। इनको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों डेफलिम्पिक्स के बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया और बधिर ओलंपिक और मुख्य ओलंपिक दोनों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली गोल्फर बन गई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि पहली गोल्फर कौन है
जिन्होंने बधिर ओलंपिक और मुख्य ओलंपिक दोनों में प्रतिस्पर्धा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख गोल्फ खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। ज्योति रंधावा, आदिति अशोक, जीव मिल्खा सिंह, शर्मिला निकोलेट। तो दोस्तों इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिल्खा सिंह जो स्प्रिंटर थे ये वो नहीं है, ये एक गोल्फर है। तो दोस्तों ये लेडीज यूरोपियन टूर क्या है? अभी हम लोगों ने ध्यान पढ़ा कि लेडीज यूरोपियन टूर किताब देता दीक्षा डागर ने, तो ये क्या है? तो ये दुनिया भर से कुलीन महिला गोल्फरों के लिए एक गोल्फ टूर्नामेंट का श्रृंखला है। मतलब कि जो फीमेल गोल्फर्स होते हैं, एलीट फीमेल गोल्फर्स होते हैं, उनका एक टूर्नामेंट होता है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन के मध्य प्रारंभ की गई? गोवा's first वंदे भारत एक्सप्रेस has been launched between which 2 stations? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मडगांव से मुंबई तक। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। बिहार, झारखंड और गोवा को उनकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली तथा मध्य प्रदेश को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि कौन सा भारतीय राज्य है जिनको एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अभी देखा कि 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, तो ये 5 वंदे भारत ट्रेनें कौन सी है? तो दोस्तों पहला मध्य प्रदेश का, जो कि राजधानी भोपाल से रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा मध्य प्रदेश में ही भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरा गोवा मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथा कर्नाटक धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। और झारखंड और बिहार के लिए हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। इन सभी के नामों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत का सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कब और किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? पद्मश्री श्री सिस्टर सिरिल पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर शी वाज अवॉर्डेड पद्मश्री? तो इसका सही आंसर है 2007। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में आयरिश मूल की शिक्षाविद सिस्टर सिरिल मुनी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2000 में सिस्टर सिरिल को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। यह क्वेश्चन हो सकता है कि सिस्टर सिरिल को पद्मश्री किस कारण से प्रदान किया गया था? तो उसका सही आंसर होगा शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। दोस्तों सिस्टर सिरिल ने अपना पूरा जीवन वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम किया। उन्होंने 1983 में रेनबो प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा समाप्त होने के बाद वंचित बच्चों को सड़कों पर पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टर सिरिल मुनी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वंचित बच्चों को पढ़ाने का, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था और ये कब स्टार्ट हुआ? तो उसका नाम होगा रेनबो प्रोजेक्ट और इसका स्टार्ट 1983 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट डबल्स कैटेगरी किसने जीता? Who recently won the table tennis tournament WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट डबल्स कैटेगरी? तो इसका सही आंसर होगा सुनीता मुखर्जी और आहिका मुखर्जी। तो दोस्तों WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हाल ही में ट्यूनीशिया में किया गया। तो दोस्तों सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने जापान की म्यू कहिरा और मीवा हरिमोतो को हराकर महिला युगल का खिताब जीता। तो दोस्तों ये WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दोस्तों यह ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा 2019 में बनाया गया था। यह वर्ल्ड टूर से अलग एक कमर्शियल टूर्नामेंट है। इसका प्रथम आयोजन 2020 में किया गया था मकाओ, चीन में। तो दोस्तों WTT टूर्नामेंट में 4 टूर्नामेंट्स होते हैं। कैसे? ग्रैंड स्मैश, WTT सीरीज, WTT चैंपियन सीरीज और WTT कंटेंडर। और ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन क्या है? तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस स्मारक किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द रिसेंटली डिस्कस्ड हेलियोपोलिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड? दोस्तों इसका सही आंसर है मिस्र यानी इजिप्ट। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के काहिरा में स्थित हेलियोपोलिस स्मारक पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलियोपोलिस कहाँ है? मिस्र में है। कौन से शहर में है? काहिरा शहर में है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दोस्तों मिस्र इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी काहिरा यानी कायरो है और इसकी करेंसी यानी मुद्रा मिस्र पाउंड यानी इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? रिसेंटली एमपी हरद्वार दुबे पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में छावनी विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे 74 ईयर्स के थे, उनका निधन हो गया। इसके अलावा वो यूपी के कल्याण सिंह सरकार में वित्त मंत्री भी थे। अन्य का निधन हुआ, वो कौन थे? सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेसी राजकरण सिंह जो कि 87 ईयर्स के थे, उनका निधन हुआ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हाल ही में पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब किसने जीता? Who recently won the first Premier Handball League title? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र आयरनमैन टीम ने। दोस्तों फाइनल मैच जयपुर राजस्थान में खेला गया था। फाइनल मैच महाराष्ट्र आयरनमैन और गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया था। महाराष्ट्र आयरनमैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन के चैंपियन बने। इस सीजन में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश के सुखवीर सिंह बराड़ को। सीजन का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश के सुखवीर सिंह बराड़ को प्राप्त हुआ। इसके अलावा गोल्डन ग्लोव अवार्ड तेलुगु टैलेंट के राहुल टीके को मिला। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 184 गोल बचाए। ये प्रीमियर हैंडबॉल लीग क्या है? ये भारत की प्रमुख हैंडबॉल प्रतियोगिता है। इसका प्रारंभ इसी साल 2023 में किया गया। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? वेयर विल द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड? तो इसका सही आंसर है भारत में। दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 का स्केड्यूल आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। इस मेगा इवेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। दोस्तों ये जो टूर्नामेंट है कुल 10 शहरों में होगा और 10 शहरों में कुल 48 मैच का आयोजन किया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला गत विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि वनडे वर्ल्ड कप का गत विजेता कौन था? सही उत्तर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदी पोर्टल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? नंदी पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो इसका सही आंसर है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। दोस्तों नंदी का फुल फॉर्म होता है एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम पोर्टल। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के मंत्री कौन है? उनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला। उन्होंने पशु चिकित्सा और टीकाकरण प्रणाली के लिए नंदी का शुभारंभ किया। नंदी पोर्टल को CDSCO और CDEC के सहयोग से विकसित किया गया। तो दोस्तों ये CDSCO और CDEC का फुल फॉर्म क्या है? CDSCO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दोस्तों इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
प्राथमिक उद्देश्य है पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों के मूल्यांकन और परीक्षण में तेजी लाना और पशुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the रणविजय एक्सरसाइज conducted by the Indian Air Force recently? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, रणविजय अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था। यह अभ्यास यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश में किया गया। ये ध्यान रखिए, कहां किया गया? यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश में। यह अभ्यास सेना, नौसेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना के भीतर विभिन्न कमांडों के बीच समन्वय बढ़ाने और एकीकरण को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खार्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है? खार्ची पूजा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। तो हाल ही में ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा राज्य के खार्ची पूजा की त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं दी। खार्ची उत्सव के दौरान त्रिपुरा लोगों के राजवंश के 14 देवताओं की पूजा की जाती है। यह पूजा एक सप्ताह तक चलती है और लोग जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। खार्ची पूजा मुख्य रूप से पृथ्वी की पूजा करने के लिए की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, किसकी पूजा की जाती है? इसमें पृथ्वी की पूजा की जाती है। यह त्योहार आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लोगों द्वारा मनाया जाता है। उत्सव के दौरान मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, त्रिपुरा के कुछ और त्योहार कौन से हैं? खाकी पूजा, अशोकाष्टमी, गरिया पूजा, केर पूजा, नीरमहल जल महोत्सव और तीर्थमुख मेला। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा के ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as new Chief Secretary of Kerala? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वी वेणु। हाल ही में डॉक्टर वी वेणु को केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही डॉक्टर शेख दरवेश साहिब को केरल के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव क्या होता है? यह भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद है। मुख्य सचिव राज्य में सार्वजनिक सेवाओं के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है दोस्तों, यह राज्य सरकार और केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के बीच संचार का मुख्य माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल यानी IPAF का पहला कला क्रांति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the International Performing Arts Festival First Art Revolution Lifetime Achievement Award? तो इसका सही आंसर है पंडित P.D. पॉल। दोस्तों, IPAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल। पंडित P.D. पॉल को संगीत में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए IPAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new CEO and MD of हिंदुस्तान यूनिलीवर? दोस्तों, इसका सही आंसर है रोहित जावा। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL ने संजीव मेहता की जगह रोहित जावा को कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया। रोहित जावा ने 27 जून 2023 को अपना पदभार ग्रहण किया। रोहित जावा की नियुक्ति 5 सालों के लिए की गई है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का एक भाग है। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है और भारत में इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जॉन बी गुडएनफ का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रिसेंटली नोबेल प्राइज रेसिपिएंट जॉन बी गुडएनफ पास्ड अवे। ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? तो इसका सही आंसर है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। दोस्तों, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडएनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
जॉन बी गुडइनफ लिथियम आयन बैटरी इन्होंने बनाई थी। उन्हें रिचार्जेबल पावर स्रोतों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? Who has recently been sworn as the Prime Minister of Greece? तो इसका सही आंसर है किरियाकोस मित्सोताकिस। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के सदस्य किरियात्सो मित्सोटाकिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। प्रधानमंत्री किरियाकोस ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता है। प्रधानमंत्री के रूप में किरियाकोस मित्सोटाकिस को 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। ग्रीस के बारे में जान लेते हैं। ग्रीस का प्राचीन नाम यूनान रहा है। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिम भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। ग्रीस की राजधानी है एथेंस और मौजूदा राष्ट्रपति है कैटरीना स्केलारोपोलू। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी कैसा लगा प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ सुझाव या क्वेश्चंस हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।